चलिए इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन समझेंगे। डिफरेंशिएशन हम समझ चुके हैं, अब हम इंटीग्रेशन समझेंगे। पहले तो हम समझें कि इंटीग्रेशन से मीनिंग क्या है हमारा। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन हम दो तरह के काम के लिए यूज करेंगे। एक डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स प्रोसेस के रूप में, मतलब अगर कोई फंक्शन दिया गया था, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वाई एक्स के टर्म में लिखा हुआ था, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, अगर हम उसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें फिर से वापस वो वाला फंक्शन मिल जाना चाहिए जिसे हमने डिफरेंशिएट किया था। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। और दूसरा क्या है, एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब आप कहोगे एडिशन तो हमें वैसे ही आता है, तो ये उस तरह का एडिशन नहीं है, ये कंटिन्यूटी का एडिशन है। एक वैल्यू से लेकर के दूसरी वैल्यू तक हम कंटिन्यूस एडिशन करेंगे, जो उसके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब ऐड करेंगे। अभी हम समझेंगे कि वो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो हम करेंगे। तो दो पर्पस हो गए इंटीग्रेशन के, एक प्रोसेस हो गया रिवर्स टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन और दूसरा प्रोसेस हो गया समेशन या एडिशन का। ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले समझेंगे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। ज्यादा फॉर्मूले नहीं करने इसमें, हमारे को शुरू में हम बेसिक फॉर्मूलों पे ही स्टिक रहेंगे। अपने जो भी क्वेश्चंस हमारे को रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी शुरू में, एकदम काफी स्टेज तक भी हमारे को उन्हीं की जरूरत रहती है, बेसिक फॉर्मूलाज की। बीच बीच में कहीं पे जाकर के कोई जरूरत पड़ती है, तो हम अभी बेसिक टर्म में चलते हैं। इस तरह से सिंबल बनेगा कुछ इसका, x की पावर n dx। देखो डिफरेंशिएशन जब करते थे हम, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो ये पावर हम मल्टीप्लिकेशन में ले आते थे और पावर एक यूनिट कम कर देते थे। अब हमें उसका ऑपोजिट प्रोसेस करना है, मतलब ये हो चुका है, इसके इफेक्ट को हटाना है। अगर इस इफेक्ट को हटा करके हम ये वाली चीज वापस लाना चाहते हैं, तो पावर को सबसे पहले तो एक यूनिट बढ़ जाना चाहिए। एक यूनिट पावर बढ़ेगी तो n हो जाएगी, जो यहां पे है। उसके बाद जो नई पावर आ गई, यानी कि n आ गई, उससे डिवाइड कर दें तो ये n भी कट जाएगा, सिर्फ x की पावर n बचेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, पावर एक यूनिट बढ़ जाएगी और जो नई पावर आएगी उससे हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, इतने पे ही काम रुकेंगे नहीं, साथ में एक प्लस सी और लिख देंगे। ये c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन है। ये क्यों है, अगर सोचो इसकी जगह मैंने आपको कहा होता कि आप d बाई डी एक्स निकालो, x की पावर n प्लस 3 का, तो क्या निकालते आप? इस टर्म का डिफरेंशिएशन करते तो आता n x टू द पावर n माइनस 1 और 3 का करते तो 0, यानी कि यही आता, दोनों ही सेम। चाहे x की पावर n हो जाए, चाहे x की पावर n प्लस कोई कांस्टेंट हो जाए, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो हमें नहीं पता, हमारे को तो ये दिया हुआ है, ये गिवन था, और इससे हम ये चीज ऑब्टेन या इससे हम ये चीज ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमें तो नहीं पता कि ये आएगा कि ये आएगा। वहां कांस्टेंट क्या था वो हमें पता नहीं है, तो हमने c लिख दिया, जिसकी वैल्यू अगर हमें कोई कंडीशंस दी गई होंगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले में n की एक वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर n इक्वल्स टू -1। इसका मतलब है, मैं आपसे कह रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx लिखा है, तो ये आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस c, ऐसा नहीं करेंगे। ये आपने इस फॉर्मूले को यूज किया, n प्लस 1, n की जगह -1 था, प्लस 1 लिखा, नीचे किया। क्यों नहीं करेंगे वो समझते हैं। अगर सोचो d बाई डी एक्स ऑफ ln x है, तो इसका रिजल्ट क्या होता था? इसका रिजल्ट होता था 1 बाई एक्स।
इसका मतलब है अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब हो गया x की पावर -1। अगर हम इंटीग्रेशन करें x की पावर 1/x लिख दो, चाहे x की पावर -1 लिख दो, ये इंटीग्रेशन करेंगे हमें मालूम है जब इधर चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या चीज मिल जाएगी, ये चीज जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अगर आप इस चीज को इंटीग्रेट करोगे, इस चीज का इंटीग्रेशन कैरी आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाली चीज मिलनी चाहिए। आप इस चीज का इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, इस ब्रैकेट के अंदर का। वैसे ही अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे या इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था वो मिलना चाहिए। तो ये ln x होता है। इसीलिए हमने कहा कि ये वाला फॉर्मूला n = -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब मान लीजिए मेरे को ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, इसकी वैल्यू बताओ, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं पावर्स, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर दो, नहीं तो इनिशियली अगर एक स्टेप लेके भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ 2/3 dx, तो ये क्या हो जाएगा, x⁵ 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 + c। इसे सिंप्लीफाई करें, x की पावर 5/3, अब डिवाइड करेंगे 5/3 से तो 3 ऊपर आ जाएगा और c की जगह c आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया। एक और देखें इसी पे इंटीग्रेशन, x⁻⁻7/2 dx। देखो सर n की एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं था -1, बाकी सारी वैल्यूज के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x⁻⁻7/2 + 1 अपॉन -7/2 + 1 + c। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आया x की पावर -5/2 और नीचे -5/2 आएगा, तो माइनस तो मैंने यहां लिख दिया, 2 भी ऊपर ले आया, 5 नीचे, तो ये हो गया, यानी कि -2/5 x⁻⁻5/2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट हमारे को इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं बाकी फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस हमारे फिजिक्स में ऐसे आएंगे कि हमारा पर्पस इसी से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास बेसिक ये हो गया। अब देखो कुछ फॉर्मूले आपको पहले से मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो आपको कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से ही आप कंक्लूड कर लोगे कि क्या होता है। जैसे मैं कहूं आपसे d/dx ऑफ sin x क्या होता है, तो आपको मालूम है cos x होता है। इसका मतलब है अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको sin x मिलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ sin x के साथ प्लस में कुछ और नंबर लिखा होता, कांस्टेंट लिखा होता, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होता, वो पता नहीं है, तो ये कर देंगे हम। यानी कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट जरूर ऐड कर देंगे, ठीक है, c के नाम से या k के नाम से, लेमडा के नाम से, जैसे भी आप करना चाहें। ऐसे d/dx ऑफ cos x क्या होता था, ये होता था -sin x। इसका मतलब है अगर मैं -sin x का इंटीग्रेशन करूं, ऐसे इंटीग्रेशन -sin x dx करूं तो मुझे cos x मिलना चाहिए, और अगर मैं माइनस यहां से हटा दूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, और साथ में कांस्टेंट तो लिखूंगा ही। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल्स टू -cos x प्लस c हो गया, ठीक है। अभी एक बार
हम इतने ही फॉर्मूलों के ऊपर कुछ वर्किंग करना शुरू करते हैं। बाकी मैंने कहा आपको कुछ फॉर्मूले कंक्लूड हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन के आपको फॉर्मूला पता है और ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो फॉर्मूले आपको कंक्लूड हो जाएंगे कुछ के। लेकिन मेजॉरिटी यूज हमारे पास इसी फॉर्मूले की आने वाली है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज करेंगे। अब हम एक बार इसका देखते हैं कि समेशन के लिए कैसे यूज होता है, ठीक है ना। लेट्स सी कि हाउ विल यूज टू सम। मान लीजिए ये एक थिन वायर या थिन रॉड है जिसकी लेंथ L है। ऐसा मैं मान सकता हूं कि ये रॉड बहुत छोटे छोटे पार्ट से बनी है। आपको सिर्फ विजुअलाइज हो इसलिए मैंने थोड़ा सा तो बड़ा बनाया है, नहीं तो आप इसे भी बहुत छोटा कंसिडर कर सकते हो। मैंने कहा ये मान लो x इक्वल्स टू 0 की पोजीशन है, ओरिजिन की तरह मान लिया। यहां पे मैंने कहा x इक्वल्स टू x है, यहां पे मैंने कहा ये x प्लस dx है। इसका मतलब आई एम सेइंग कि ये लेंथ dx है। मैं कह रहा हूं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से ये मिलके बना और इस वायर की टोटल लेंथ L है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो dx कहां से कहां तक कंटिन्यूटी में, सबसे पहला एलिमेंट यहां पे लोगे आप इस जगह पे, तो 0 से x की वैल्यू 0 थी यहां पे, और ऐसे एलिमेंट्स ऐड करते 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 फाइनली कहां पहुंचोगे L तक। तो ये चीज आपके पास L हो जानी चाहिए, यानी कि आप कह रहे हो ये वाली लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ऐसी सारी छोटी छोटी लेंथ ऐड करते जाओगे यहां तक पहुंचोगे, तो ये चीज आपके पास L हो जानी चाहिए। देखो होती है क्या, इसका भी अभी मीनिंग समझाता हूं, इन लिमिट्स को हम कैसे यूज करेंगे। अब ये पहले वाले फॉर्मूले का फॉर्म है। कैसे फॉर्म है पहले वाले फॉर्मूले का, x की पावर 0 समझ लो, वो तो 1 ही है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं था, वो कौन सी वैल्यू थी, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो अब क्या होगा, 0 है तो पावर 1 यूनिट बढ़ जाएगी, पावर 1 यूनिट बढ़ी, 0 से 1 बढ़ाया तो 1 आई, तो x लिख दिया। डिवाइडेड बाय 1 करना नई पावर से तो भी x ही रहेगा, और ये लिमिटिंग वैल्यूज ऐसे लिख दी मैंने 0 से लेके L तक। अब क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है हमारे पास, जब हम ये लिमिट्स रखाएंगे, क्या इंटीग्रेशन लिमिट्स में करेंगे, इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती हैं तो इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हर बार हम c लगा रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी c नहीं लगाएंगे, वहां c नहीं लगाना है। वहां हम क्या करेंगे, जब फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा तो जो वेरिएबल था हमारे पास x, वो जहां जहां दिखेगा पहले उसकी जगह L सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि अपर लिमिट ये वाली वैल्यू। तो एक ही जगह था L रख दिया, फिर इसी की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दो वैल्यूज मिल गई, एक L मिली एक 0 मिली, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ये L आ गया। ये तो मान लो मैं ये लेता हूं इंटीग्रेशन साइन x वाला, एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखते हैं। का 0 से लेके π/2, तो नो प्रॉब्लम। साइन x का क्या होता था, माइनस कॉस x, लिखा माइनस कॉस x। कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब cos x था, सबसे पहले x की जगह ये ऊपर वाली वैल्यू रख दी, cos π/2, माइनस का साइन लगाया और इसी में ये लोअर वैल्यू रख दी, दैट इज cos 0। अब cos π/2 यानी कि π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, रेडियन में है ये एंगल, cos 90 डिग्री तो 0 होता है। ये माइनस तो एज इट इज रहा, इस पहली जगह पे मेरे पास आ गया 0, और cos 0 1 होता है तो ये आ गया -1।
इसका मतलब है अब ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 में से 1 माइनस किया तो -1 है, और ये माइनस लगाता तो +1 हो गया, तो ये 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये मैंने सॉल्व कर लिया इसे। और देखते हैं एडिशन का पर्पस। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को कैसे यूज करनी है, और एक दो समेशन देखते हैं। सपोज ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन है। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, जिसकी इक्वेशन जो है वो सपोज y = 2x है। ये इसकी लाइन की इक्वेशन दी गई है। यहां के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है 0 0 होते हैं। ये मैंने एक और पॉइंट ले लिया, यहां पे x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 और y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे 0 होता है, तो 1, 0 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? अब हमें मालूम है इस लाइन पे हर जगह x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा। जब x 1 हो जाएगा तो ये लाइन बताती है y जो है x के साथ कैसे रिलेटेड है, y = 2x है। अगर x 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि आप ये वाला एरिया निकाल दो, बड़ा आसान है, ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे। चलो निकाल के देख लेते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम A कह देते हैं, इस पॉइंट का नाम B कह देते हैं। तो ट्राइंगल OAB का एरिया एक बार हम निकाल के देखते हैं। ट्राइंगल OAB का एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया 1 यूनिट का, और हाइट हो गई यहां से यहां तक 2 यूनिट की। तो ये 1 यूनिट का हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन मान लो मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता हाफ बेस इनटू हाइट, मुझे तो सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, ये एक लाइन बना दी। इस लाइन की भी तो कुछ थिकनेस है, थोड़ी सी ही सही, लेकिन थिकनेस तो है। आपकी क्लियरिटी के लिए हम थोड़ा दूर बनाते हैं इसे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे बनाते हैं। देखो एक बार फिर से बना के दिखा दो, हम एक्चुअल में कैसे बनाते हैं इसे दिखाने के लिए आपको, जबकि है ही ऐसे ही जैसे मैंने ड्रॉ किया है, लगभग ऐसे ही है। और हम इसको बना कैसे रहे होते हैं, कहते हैं ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया, दिस पार्ट। क्या है, अगर ये आप बड़ा करते जाओगे तो ये चीज और ये चीज आपको अलग दिखेगी, ये लेंथ और ये लेंथ अलग दिखेगी। लेकिन अगर आप ऐसे बहुत छोटा कर दो तो जितनी ये लेंथ है उतनी मोर और लेस ये लेंथ है आपके पास। अगर ये दोनों लाइंस जो मैंने बनाई है वो बहुत पास में आ जाए तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ नियरली इक्वल हो जाएगी। इस छोटी सी लेंथ को हम लिख देते हैं dx। इसका मतलब है हम कहना चाहते हैं यहां पे x है वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की, और यहां पे x + dx है। ठीक है, ओके। अगर यहां पे x हो गया आपके पास, तो यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका मतलब है इस जगह के कोऑर्डिनेट होंगे x, 2x। ये मैंने x पे ले रखा है। ठीक है, जब x1 था तो मैंने यहां पे x1 रख दिया, y2 मिला था। जब x है तो यहां पे x रखा, x तो ऑलरेडी था तो 2x है y आपके पास, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब सोचो, इसका मतलब है मैं आपको कह रहा हूं इसमें भी लिखता चलता हूं,
ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ, अब दोनों इक्वल होंगी, बहुत पास में है, तो ये पॉइंट तो एकदम टचिंग हो गए लगभग, तो बहुत पास में है, आप इस वाली लेंथ को 2x बोल रहे हो, तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एक छोटा सा एरिया मिल जाएगा आपको, DA, स्मॉल एरिया है तो मैं DA लिख रहा हूं, वो एरिया कितना हो जाएगा, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 2x dx हो गया, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब हमने कहा हम ऐसे सारे एरियाज ऐड करेंगे। मैं आपको कहां तक का ट्राइंगल का एरिया निकालने को कह रहा था, मैं आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालने को कह रहा था जो आपने पहले निकाला है। तो हमने कहा हम सारे ए ऐड करेंगे तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, तो हमने कहा वो एरिया ए होगा। कब? जब हम सारे ट्राइंगल्स ऐड करेंगे, सारे रेक्टेंगल्स ऐड करेंगे, इस तरह के जो बन रहे होंगे ऐसे रेक्टेंगल्स, उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबके एरियाज को। तो a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन तो एज इट इज रहने दिया, dA का मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया 2x dx। ठीक है, समेशन तो करनी है, लेकिन हमारे ट्राइंगल में x कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, तो हमने कहा भाई हम यहां से स्टार्ट करके यहां तक जा रहे हैं इस ट्राइंगल में, या यहां से यहां भी जाओगे तो भी वही बात है। यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, का जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 है, और यहां से यहां गए हम इस ट्राइंगल को बनाने के लिए तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। यहां से यहां गए तो भी आपके पास सॉरी x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, मैंने 2 बोल दिया y को देख करके, तो x कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो का 0 से लेके 1 तक। इसका मतलब कह रहा हूं x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे उन सबके एरिया को ऐड कर लो। आप यहां भी लिखना चाहते हो तो आप यहां पे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1। यहां मेरे को लिखना पड़ रहा है कि ये x की वैल्यू है क्योंकि यहां dA लिखा हुआ है, लेकिन यहां मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है ये x की वैल्यू, dx लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये x की ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं। अगर यहां नहीं लिखूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने a की वैल्यू लिख दी है, तो ये लिख दिया मैंने। अब इसे इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कांस्टेंट जो होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर मान लो यहाँ पे a लिखा होता तो क्या हो जाता, ये एक a इसमें और मल्टीप्लाई कर देते इस वाली चीज में, ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं, 2 तो हमने एज इट इज लिख लिया, x की पावर कितनी है, 1 है, पहले ही वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अगर पावर 1 है तो पावर 1 यूनिट बढ़ा दो, पावर 1 यूनिट बढ़ते ही x स्क्वायर हो गया, और अब जो नई पावर आई है उससे डिवाइड भी करना होगा, तो नई पावर से आप डिवाइड भी करो, ये 2 से डिवाइड भी कर दिया, और x की वैल्यू कहां से कहां चेंज कर रही है, 0 से 1। तो a इक्वल्स टू, ये 2 तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर में पहली बार हमने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। देखो यही था हमारे पास, पहले भी a यही मिला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। आप चाहो तो इसे ए ना कह करके एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है ना, ए से मैंने एरिया डिनोट कर रखा है, कंफ्यूजन नहीं करना, एक पॉइंट भी है और एरिया भी है। आप चाहो तो इसे पूरा, उसको तो डी रहने देता हूं, इसे ट्राइंगल AOB कर देता हूं, AOB का एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया, ये बन गया हमारे को। ठीक है ना, तो इस तरह से हम समेशन कर सकते हैं। देखो पिछली बार तो ट्राइंगल बन रहा था, आप हाफ बेस इनटू हाइट से भी एरिया निकाल पा रहे थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आपके पास कोई चीज ऐसी बन सकती है जिसको आप नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली। जैसे मैं कहूं ये पॉइंट, ये पैराबोला है सबसे पहले, तो जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y दे दी मैंने जो इस पैराबोला पे यहां पे एक पॉइंट है ये, जिसके लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो मान लो 16 यूनिट का है, x कोऑर्डिनेट है 16 यूनिट, ये ओरिजिन था 0 पे, ये 16 यूनिट का है। तो यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x तो फिक्स हो गया 16 है, अगर x 16 हो जाए तो ये 16 का स्क्वायर हो जाए, तो इसको 4 कर देता हूं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन भी बाद में आसान रहेगी। तो x तो 4 है,
अब मैंने कहा इसको अगर 4 रख दूं x की जगह तो x स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 8y की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर 8y 16 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप ये वाला एरिया निकाल दो। ये एरिया निकाल, तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा, मैंने फिर से एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा दूर बना रहा हूं इससे, लेकिन आप वैसे ही पहले की तरह इसे एकदम पास में मानोगे। ये बना दी। अब ये वाली लेंथ और ये लेंथ लगभग लगभग इक्वल हो गई है, और उस लेंथ को, इस छोटी सी लेंथ को हमने बोल दिया है ये dx है। यहां का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है x है, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x तो x हो गया, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा x स्क्वायर बाय 8। यहां पे x की जगह x रख दिया, y को सब्जेक्ट बना लिया, x स्क्वायर बाय 8 आ गया। का इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा बाहर करके बड़ा करके बनाता हूं, देखना थोड़ा आसान होगा आपको। ये ऐसा रेक्टेंगल बना हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइंस बहुत पास में हैं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ लगभग लगभग इक्वल है, तो हम इसे रेक्टेंगल मान के ही चल रहे हैं। इसकी ये लेंथ कितनी है, इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि x स्क्वायर बाय 8 है। ये वाली लेंथ जो है वो x स्क्वायर बाय 8 है, और ये वाली लेंथ कितनी है इसकी, वो है dx। तो इस छोटे से पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया तो हमें निकालना आता है, तो dA इक्वल्स टू इन दोनों लेंथ्स का मल्टीप्लाई कर दें, 1/8 x स्क्वायर dx आ गया। का ऐसे सारे एरियाज ऐड करो आप, टोटल जो एरिया आपको निकालना है a, उसको करने के लिए ऐसे सारे एरियाज ऐड करो, जो कांस्टेंट होंगे उन्हें इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो चाहो तो, x स्क्वायर dx। तो हमें कहां से कहां तक करना है, अब वेरिएबल x ही आप देख लो हमने x के टर्म में लिखा, तो हमें देखना है यहां से यहां जाने में हमारा x कहां से कहां चेंज होगा। तो यहां पे प्रेजेंट थे तो x कोऑर्डिनेट 0 था, यहां पहुंचे तो x कोऑर्डिनेट 4 हो चुका है, तो कहा 0 से लेके 4 तक का चेंज है। ठीक है, अब a इक्वल्स टू ये 1/8 तो एज इट इज लिखा, x स्क्वायर पहले वाले फॉर्मूले से ही चलेंगे, पावर एक यूनिट बढ़ेगी 3 हो जाएगी, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया x क्यूब बाय 3। कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। a इक्वल्स टू ये 3 तो मैंने बाहर ला करके सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 8 में, ये हो गया। और इसमें क्या किया, इस x की जगह पे पहले अपर वैल्यू रख दी और फिर लोअर वैल्यू रख दी और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। 8 into 3 लिख देता हूं सिर्फ, फोर से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया 2, तो a आ गया हमारे पास 8/3 यूनिट्स का। ये समेशन का तरीका है हमारे पास। इसमें देखो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझा था स्लोप होता है, dy/dx स्लोप होता है। वैसे इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है एरिया होता है। जब हम लिखते हैं इस तरह से इंटीग्रेशन y dx, y कोई फंक्शन ऑफ x होगा, जैसे यहां पे आप y देख रहे हो, y हो गया x स्क्वायर बाय 8, तो ऐसे कोई y फंक्शन ऑफ x होगा जिसको हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना होगा इंटीग्रेट करने के लिए, या तो ये dy बनेगा या फिर ये x के टर्म में आएगा, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एरिया। कौन सा एरिया, जो आपकी ग्राफ लाइन है उसके और x एक्सिस के बीच का एरिया। किसके किसके बीच का एरिया, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड x एक्सिस। ये क्या देगा हमें,
एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड एक्स एक्सिस। जो भी आप लिमिट लगा दोगे वहां से वहां तक के लिए, जैसे मान लो ये ग्राफ लाइन बनी है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1, y1 है, और यहां पे कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है। मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। dx लिखा, y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, d के साथ जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू, x की वैल्यूज लिखनी है मेरे को यहां से आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड x एक्सिस फ्रॉम x equals to x1 to x equals to x2। मतलब क्या हुआ जरा देखें, ये तो ही ग्राफ लाइन, यहां से यहां तक की ग्राफ लाइन ले लो आप, x equals to x1 से लेकर के x equals to x2 तक की ग्राफ लाइन ले लो। इस ग्राफ लाइन से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो दोनों जगहों से, जहां तक का आपने पोर्शन लिया था दोनों एक्सट्रीमिटीज से। ये जो फिगर बन गया आपके पास, इतना पार्ट जो आ गया, जो शेड कर दिया मैंने, इस शेडेड रीजन का एरिया देगा आपको ये एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, जो शेडेड है, इंटीग्रेशन बाय dx। ऐसे ही अगर लिखा हो इंटीग्रेशन x dy, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड y एक्सिस। इसमें y की वैल्यूज लगाओगे, जैसे यहां x की वैल्यूज लगाई है, ऐसे ही आप y की वैल्यूज लगाओगे। जैसे मान लो ये है, अब इंटीग्रेशन x dy करूंगा और मान लो कहता हूं y1 से y2 तक। अब d के साथ क्या लिखा था y, तो ये वैल्यूज y की लिमिट्स लगेंगी। यहां पे ग्राफ की लाइन पे y की वैल्यू y1 और यहां पे ग्राफ की y की लाइन पे y की वैल्यू y2 है, यानी कि इतनी पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइन लेना है आपको और y एक्सिस से इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराना है। तो ये वाला जो एरिया मिलेगा आपको शेडेड वाला, वो ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन y dx का, ग्राफ लाइन y dx है तो इंटीग्रेशन y dx, तो एरिया किसके बीच में है, ग्राफ लाइन और x एक्सिस के बीच में। और अगर इंटीग्रेशन x dy है तो फिर क्या हो गया, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो हमने समझा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अगर हमें ऐसे लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v dx, u कोई फंक्शन ऑफ x है, v कोई फंक्शन ऑफ x है,
तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएशन में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आते थे तो हम अलग अलग करते थे। इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx करेंगे। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन u माइनस वी dx है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u dx, बस पहले माइनस प्लस था तो प्लस आया था, माइनस है तो यहां साइन माइनस आएगा, इंटीग्रेशन v dx। अब ये जो भी फंक्शन होंगे हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। जैसे सपोज मैं लिख दूं इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 dx, तो क्या हम इसे अलग अलग डिफरेंशिएशन में ब्रेक कर सकते हैं। x क्यूब dx प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर लो, x स्क्वायर dx प्लस x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx। इसको किया, पावर एक यूनिट बढ़ाई, x की पावर 4 अपॉन 4 बन गया। प्लस c नहीं लिखेंगे, लिखोगे तो प्लस c1 लिखोगे, प्लस c2 लिखोगे, प्लस c3 प्लस c4 चार आएंगे, उन चारों को कांस्टेंट ही है, ऐड होंगे c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, c बन जाएगा। वो मान लो एक ही कांस्टेंट एक ही बार में लिख देंगे हम पूरा। अब इसको करेंगे तो 2 अपनी जगह रह गया, पावर एक यूनिट बढ़ी, नई पावर से डिवाइड कर दिया, यहां पे आए पावर एक यूनिट बढ़ी और नई पावर से डिवाइड कर दिया। 5 एज इट इज लिखा, यहाँ x नहीं है तो आप अज्यूम कर सकते हो x की पावर 0 है, पावर एक यूनिट बढ़ाई, x की पावर 1 हो गया, 1 से डिवाइड किया, यही हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, x की पावर 4/4 प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और साथ में एक कांस्टेंट जरूर से ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो जिस तरह से अगर x पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, अगर x पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो हमने समझा था dx बाई dt v होता है। अगर सोचो मैं इसकी इधर ले जाकर के dt मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से लिखता हूं रब करके, एक्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उस समय उसकी वेलोसिटी को लिखने का तरीका हमने समझा था ये dx बाई dt है। अगर सोचो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो dx इक्वल्स टू v dt हो गया। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो तो इसका इंटीग्रेशन सारे dx छोटे 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 जो उसके डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं वो ऐड करोगे, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा x एडिशन के बाद, और इधर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन v dt। अब v किसी ना किसी तरह से x का फंक्शन होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, और ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होती है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है v तो मुझे ये दे दिया है, मेरे को s निकालना है, तो अब s क्या होगा, x की जगह पे s आ रहा है, इंटीग्रेशन v dt होगा। तो मैंने लिखा s इक्वल्स टू, पहले ऐसे लिख देता हूं, ds बाई dt इक्वल्स टू v, बेसिक डेफिनेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, वेलोसिटी। इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ds इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे टोटल s मिलेगा, यानी कि सारी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन है, तो s मिलेगा और इंटीग्रेशन v dt मिलेगा मेरे को। मुझे कहा गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है, या मुझे कहा गया है यहां पे v का मतलब ये होता है, v का मतलब ये होता है, तो कोई बात नहीं, अगर v का मतलब ये होता है तो v को सब्स्टिट्यूट कर लो, v का मतलब u प्लस 80 है,
जिसमें u कोई कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 0 पे, वो कांस्टेंट है। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो। u तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूं। एक टर्म बना था u dt, u बाहर लिख लिया, dt इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया, प्लस एक्सेलरेशन अगेंस्ट कांस्टेंट बताई गई है हमारे को t dt, ये at dt आया था, ये लिख दिया t dt। कहां से कहां तक के लिए, जब टाइम 0 था तब से स्टार्ट किया t टाइम के लिए, जब टाइम 0 था तब से स्टार्ट किया t के लिए। और इधर भी लिखना चाहो आप तो ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ds, ये भी इंटीग्रेशन ds कह सकते हो। कहां से कहां तक, जब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं थी, 0 थी, उससे लेकर के s डिस्प्लेसमेंट तक। अब ds का इंटीग्रेशन s हो गया। लिमिटिंग वैल्यूज ऐसे लाइन रख करके, जैसे ब्रैकेट में लिख रहे थे वैसे ऐसे लाइन रख करके भी वैल्यूज लिखी जाती हैं लिमिटिंग। ये u तो एज इट इज रह गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। ये समझ रहे हैं ना कैसे dss हुआ। यहाँ पे s की पावर 0 कंसिडर कर लो, s की पावर 0 + 1, पावर में 0 + 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, s आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही dt था तो यहाँ t की पावर 0 कंसिडर कर सकते हो आप। और यहाँ पे क्या आ गया, a t²/2, 0 से लेके t तक। अब देखें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया s - 0, यहां पे आ गया u t - 0, यहां पे आ गया a/2 ब्रैकेट में t² - 0², अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, s - 0 s हो गया, ये ब्रैकेट t हुआ, u से मल्टीप्लाई हुआ, ut हो गया, ये हाफ a था, ये t² था, मल्टीप्लाई हुआ, हाफ a t² हो गया, ये मिल गया हमारे को। इसी तरह आप एक्सेलरेशन को लिखते थे a = dv/dt, तो आप v को लिख सकते हो इंटीग्रेशन a dt। ठीक है, ये बेसिक तरीके हो गए हमारे पास लिखने के। देखो डिफरेंशिएशन में हमने d/dx ऑफ u v यानी दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का भी पढ़ा था कि कैसे करते हैं। आप उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, उसका अलग नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। वो नियम आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम पूरे फिजिक्स में मान लो जरूरत पड़ेगी नहीं है उसकी, ठीक है ना, 2 साल में हमें उसकी जरूरत पड़नी ही नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ आपको करा ही नहीं रहा हूँ कि जिसकी जरूरत नहीं पड़नी है तो उसको हम करेंगे नहीं। किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल में गारंटीड कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजीनियरिंग में पढ़ती ही नहीं है। इनफैक्ट तो ये है अगर पढ़ भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में पढ़ जाएगी, और जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। और वैसे भी मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप पढ़ चुके होगे मैथ्स में, जब आपको जरूरत पड़ेगी, बाई चांस अगर पड़ गई, वैसे तो पड़ेगी ही नहीं, बाई चांस अगर कहीं रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको आ चुका होगा तब तक में, और नहीं आया होगा पहले रिक्वायरमेंट आ गई तो वहां पे आपको वो फॉर्मूला सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो एक बार हम इंटीग्रेशन पे इतना रोकते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास वेक्टर्स स्टार्ट होगा। वेक्टर्स की थ्योरी मैं आपको डायरेक्ट डालूंगा, उस पर बोर्ड पे सिर्फ समझाने का काम करूंगा, आप थ्योरी उससे लिखोगे जो मैं आपको भेजूंगा।